में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा 2010 का दिया हुआ है, 2011 का दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक ओपनिंग हो गया, एक क्लोजिंग हो गया। और अच्छी बात क्या है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ही हो गया कि ये प्लस बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारे समझ में इतना तो आ गया। उसके अलावा देखते हैं और कुछ दिया हुआ है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी पूरी कहानी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले नोट्स में चलते हैं, नोट्स, ठीक है। अब नोट्स में देखिए क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमने ये फाइंड कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमारा 8 लाख का दिया हुआ है। अब 8 लाख में से जो हमारा फाइनल बैलेंस है उसको हम लोग माइनस करेंगे पुराने बैलेंस से, तो जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो 2018 का जो 31 मार्च 2018 का बैलेंस दिया हुआ है वो है हमारे पास 8 लाख रुपीज़। और उसके बाद जो हमारा दूसरा दिया हुआ है, जो हमें लेस करना है इसमें, वो आपका 1 अप्रैल 2017 का दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 5,50,000। तो हम 5,50,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़ का। ये हमारा बैलेंस आ गया। इसके बाद क्या करना है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। तो अब कितना पैसा हमारा जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र हुआ है वो हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में देखिए दिखा हुआ है अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व 50,000 रुपये। तो जनरल रिज़र्व जो होता है वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो जनरल रिज़र्व का पैसा है उसको हम जोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो पुराना प्रॉफिट लाने के लिए हमको क्या करना होता है, जनरल रिज़र्व का जो पैसा है वो पैसा हमको प्लस करना पड़ता है। तो जनरल रिज़र्व का जो पैसा हमारे पास है वो है 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हमारे में दिया हुआ है कुछ। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया गया 1,50,000 रुपये का। आपको हम बताए थे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है, जितना टैक्स हम डिसाइड करते हैं इस साल जमा करने का, वो हम एक बार पहले प्रोविज़न के रूप में निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा पूरा वही पैसा होता है जो हम टैक्स जमा करने वाले होते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं होता है, ये हमारे अकाउंटेंट साहब पहले उसको निकाल लेते हैं, तब पूरा पैसा प्रोविज़न फॉर टैक्स में लिख रखते हैं। तो मतलब ये पैसा इस साल हम टैक्स भरते, अभी भरे नहीं हैं, अभी प्रोविज़न है ना। तो इसीलिए हमारा ये प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट को सही करने के लिए 1,50,000 रुपीज़ हम प्लस करेंगे। तो टोटल जो हमारा पैसा आ जाएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 4,50,000 रुपीज़। तो ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है इतना चीज़। फिर इसके बाद आप जाओगे अपने कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, मतलब कैश फ्लो बनाओगे। तो ऑपरेटिंग जब भी आप ये बनाते जाओ, क्या बोलते हैं, कैश कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट जब भी आप करते हो बिफोर टैक्स का, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और पहले भी क्वेश्चंस में हम लोग लगा रहे हैं जो अभी तक, सब में ये मिल रहा है, कुछ ऐसा नया नहीं है कि कुछ इसमें आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो ये तो पहले के कंपेयर में तो क्वेश्चन इजी ही है। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम नहीं दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है, सब कुछ एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले के कंपेयर में क्या होता था कि 2 साल का दिया होता था, तो 1 साल का दूसरे साल से माइनस करके आंसर लाते थे। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ईजी दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे अपना फॉर्मेट कैश फ्लो का। ये रहा हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे लिखेंगे नोट वन। नोट वन का मतलब क्या हुआ कि ये पैसा, सॉरी, ये जो हम लोग ऊपर ने नोट बनाया हुआ है वो नोट वन है आपका। तो नोट वन ज़रूर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ वहाँ से हम ये आंसर आया हुआ है। इसीलिए बार बार हम आपको एक एक पॉइंट इसमें बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कैश फ्लो में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लाइन जो हम लोग लिखते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये लाइन भी आपको लिखना ही लिखना है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो ये हेडिंग के रूप में आप ये लिख देंगे। अब इसके बाद आप देखोगे क्या क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें जाएगा, क्योंकि डिबेंचर के जो भी डिस्काउंट्स होते हैं, शेयर के जितने भी डिस्काउंट्स होते हैं वो सब ऐड होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि शेयर के डिस्काउंट थे, इसमें डिबेंचर के डिस्काउंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ है, तो कितना है, टोटल 10,000 रुपीज़ है। तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर। तो कितना लॉस हुआ है हमारा, 1,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। टोटल जोड़ के अब हम यहाँ पे 11,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो ये सब जो हमारे यहाँ देख रहे हैं सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आप ऐसे देखें तो ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लिख रहे हैं। और ये एकदम क्वेश्चन में एकदम ऐसे ही दे दिया है आसानी से, तो कुछ फाइंड नहीं करना है, खाली आपको इतना दिमाग लगाना है कौन सा चीज़ कहाँ लिखा जाता है। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 461, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ दिया हुआ है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फिर से आ गया हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि इसमें इनकम नहीं दिखा सकते हम। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो हमारा है एबनॉर्मल प्रॉफिट, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अपने पास प्लस करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। तो टोटल जो आंसर आ गया 4,65,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोग सही कर लीजिए, ये हमारा लेस हमने लिखा था लेकिन यहाँ माइनस नहीं किया था, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा, इसको हम काट के पूरा लिख दे रहे हैं, 4,57,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे अमाउंट आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो ये हमारा अमाउंट क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे,
अब हमारे पास ऐड और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन आ गया, मतलब जो करंट एसेट एंड लायबिलिटी वाला फॉर्मेट है वो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे पहले। क्या दिया है भाई ऐड में? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा कुछ हुआ है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस का हिसाब किताब यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा 8,000 रुपये का दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका आ गया 8,000 रुपीज़ का। आपने यहाँ पे 8,000 रुपीज़ एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखा दिए, ठीक है। तो इसको ऐड करना होता है, तो ऐड करके डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग अमाउंट को लिख देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4,65,000, 4,65,000, ठीक है। अब क्या बचा है? अब हमने जो लेस करना है इनकम टैक्स पेड, जो हमने इनकम टैक्स पेड किया है, क्यों लेस करते हैं ये आपको कल बताए थे, क्योंकि हम लोग लास्ट साल का इनकम टैक्स हमेशा पे करते हैं। पहले पूरे साल पैसा कमाते हैं, फिर उसका इनकम टैक्स पे करते हैं। पिछले साल का इनकम टैक्स इस साल पे किया जाता है, ठीक है। तो लेस इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड हमारा आ गया 1,50,000 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ पे लेस कर दे, इनकम टैक्स पेड है, ये आपको यहाँ पे लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3,15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना रहेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, आपका आंसर आ गया। तो 18B में आप देखेंगे सारा कुछ जो फॉर्मेट है, इसमें भी कुछ इजी कर दिया आपके लिए। क्या इजी कर दिया है? इजी ये कर दिया है कि आपको 2 साल का अगल बगल नहीं दिया है, मगर आप देखेंगे 18B में नीचे ऊपर दिया है। जैसे ट्रेड पेबल देखिए, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज़ कर दिया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या हो गया? माइनस, और क्रेडिट का मतलब प्लस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि आपका गड़बड़ी ना हो। और उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व है, वो भी है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? इतना चीज़ देखने के बाद ये समझ में आया नोट्स टू अकाउंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। पहले नोट्स 1 बनाएंगे, नोट 1, ताकि हमको हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाए। नोट 1, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 2018 का दिया हुआ है। तो 18 का दिया हुआ है टोटल कितना? 60,000 रुपीज़। और उसके बाद जो 2017 का दिया हुआ है उसको लेस करना होगा। तो 17 का दिया हुआ है -12,000, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो रिज़र्व का पैसा वो हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट से ही निकाला गया होता है। तो अपना प्रॉफिट को पूरा करने के लिए हम ऐड करते हैं जनरल रिज़र्व, ठीक है। तो इसको हम 40,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा
टोटल आ जाएगा 1,12,000, 1,12,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस आंसर को हम लेके चलेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसको अब बना लेते हैं हम लोग कैश फ्लो नीचे उसी के। ठीक है, तो इसमें आप लोग बुक में देखोगे तो बुक में एग्जाम्पल में बाद में बनाया है नोट्स। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल वूल नहीं है, नोट्स पहले ही बनाइए, क्योंकि पहले तो आप नोट्स निकालेंगे तब ना उसको लिखेंगे। क्वेश्चन वाले को तो आंसर पता होता है, मतलब वो तो प्रिंट करता है तो इसीलिए वो ऊपर बना देता है, अरे नीचे बना देता है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है, तो आपको ये पहले बनाना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये पहले बनाइएगा, फिर बाद में नीचे अपना बनाइएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने लिखा नोट 1। ठीक है, तो कितना रुपए है हमारा, जो आंसर आया है वो देख के लिख दीजिए, 1,12,000 रुपये, ये आपका नोट आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब वही फिर से वही लाइन, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना है हमारा। तो पहला है ऐड रिटर्न ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि प्रीमिलरी एक्सपेंसेस आपको बताया है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस वो होता है जो पैसा आप रजिस्ट्रेशन के समय खर्च करते हैं ना, तो ये प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होता है। इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब आपके प्रीमिलरी एक्सपेंसेस में आते हैं। तो राइटिंग ऑफ तो हमारे डे टू डे खर्चे नहीं हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना रुपए है, 10,000 रुपये, तो देख के 10,000 रुपये लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको लिखना है। ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डीडी लिख दिए। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, 6,000 रुपये है, इसको हमने जोड़ दिया, टोटल हमारा आंसर आ गया 16,000 रुपये। तो ऐड वाला सारा आइटम हमारा पूरा हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला, 1,28,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। और ये हमारा है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपका आंसर आ गया 128। ठीक है, अब आते हैं डिक्रीज इंक्रीज को देखते हैं। वही आपको साल का दिया हुआ है ना, जो पिछले ओपनिंग क्लोजिंग, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, क्या क्या करना है, ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, पहला दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितने का है, 2,50,000 का। तो 2,500 का, 2,500 रुपीज़ आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 1,30,500 रुपीज़, ये आपका इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया हमारा। उसके
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद देखिए और क्या चीज़ें दी हुई हैं। हाँ, इसको प्लस कर दिए तो 230 आ गया। अब आता है लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, लेस इंक्रीज इन सीए। तो क्या है पहले ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितने का है 32,000 रुपीज़ का ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, और भी चीज़ें दी हुई हैं लेस करने के लिए, तो हम उसको और भी चीज़ें माइनस करते चले जाएंगे। ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, ब्रैकेट भूलिएगा नहीं, लेस, क्योंकि बुक में बहुत जगह नहीं लगाया है। लेस करना है डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले है हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आप देख ही सकते हैं घटा के पिछले साल का इस साल से, ठीक है, मतलब ओपनिंग का क्लोजिंग से। तो ट्रेड पेबल आपका हो जाएगा 8,000 रुपये, डिक्रीज हो गया है। और दूसरा देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही समझाना था आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल ओपनिंग में 4,000 था, क्लोजिंग में 0 हो गया, तो मतलब ये हमारा डिक्रीज इन सीएल हुआ है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी हमारी कम हो गई, हमने पैसा दे दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हो जाएगा 4,000 रुपये का। तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा माइनस 44,000 रुपीज़ का हमारा अमाउंट माइनस हो गया। ठीक है, 44 माइनस कर देंगे तो अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमारा आंसर आ जाएगा 86,500 रुपीज़ का। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 बी का। 13.33 ओपन कर लीजिए, इसमें दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर लिख दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया पेज नंबर 13.33 नए बुक का यही है, पुराने बुक का नहीं पता। तो देखिए अब इसमें बता रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, अब वो चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो साहब इन्वेस्ट क्या करते हैं, तो जो भी पैसा हम फिक्स एसेट्स पे पैसा लगा रहे हैं, वो एक तरीके का हमारा इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज रिफर्स टू द एक्वाइजेशन परचेज एंड डिस्पोजेबल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। तो मतलब वो सब चीज़ें जो कैश में नहीं आती हैं, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म कोई हमने शेयर खरीदा और तुरंत बेच दिया, ठीक है, हमने आज खरीदा 4 दिन बाद बेच दिया, तो वो इसमें नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्या देना है कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट से अलग है, मतलब फिक्स एसेट्स आपने खरीदा और फिक्स एसेट्स आपने यूज़ किया कुछ दिन, फिर उसको बेचा, मतलब कुछ साल फिर आपने उसको बेचा, तो वो इसमें आएगा। ठीक है, तो प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जो पैसा हमको मिलता है सेल करने से, तो पहले उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स। तो पेमेंट करने वाला जो पैसा है, सिंपल सी बात है, हम पेमेंट कर परचेज करें तो पेमेंट करेंगे, तो वो माइनस हो जाएगा। वही चीज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, जो हमारे मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर वाले होते हैं, और नॉन करंट होते हैं 1 साल के बाद। कोई भी चीज़ हमने मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीदा, शेयर खरीदा, और उसको हमने 1 साल बाद बेचा, तो वो हमारा नॉन करंट में आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इसमें आता है। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल मतलब बेचे तो पैसा आया, तो वो प्लस में रहेगा, और पेमेंट किए परचेज किए तो पैसा गया। तो पैसा आ रहा है पैसा गया, यही दिमाग में रखिएगा। ये दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको प्लस करेंगे, तो ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सोचना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये नहीं सोचना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, वो सब काम कैश फ्लो का है, कैश फ्लो करेगा, बताएगा कितना पैसा हमारा इसमें यूज़ हुआ है। बस आपको यही फाइंड आउट ही करना होता है कैश फ्लो में। तो ये दोनों परचेस करने के बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर,
जो आपको इंटरेस्ट मिला है डिबेंचर में उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी डिबेंचर आपने बेच के पैसा कमाया है, बेच के कह रहे हैं, मतलब आपने इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर। डिविडेंड समझते ही हैं, शेयर खरीदेंगे तो उसके बिहाफ पे आपको कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। वही गांधी जी का नोट होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। डिबेंचर खरीदते हैं तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और जब शेयर खरीदते हैं तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। खाली नाम में चेंज है, नोट वही मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब इतना कर लेंगे तो आपको नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो भी रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जितना ही पैसा यूज़ हुआ है तो उसको हमें मिल जाता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मतलब समझ लीजिए इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अपना पेज पलट दीजिए। अब आ जाइए पेज नंबर 13.34 पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टनिंग मिसिंग फिगर बाय द प्रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ मिसिंग फिगर होते हैं, जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है वो बिक जाता है। ठीक है। वो कैसे निकाला जाए वो यहाँ पे होता है। तो यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो लेकिन डिफ़िकल्ट आप इसको ना मान के आप अपने पुराने दिनों को याद रखिए, जब आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया करते थे। तो हमेशा जब भी आप कोई भी मशीन खरीदते थे, ठीक है, तब किधर दिखाते थे, और डेप्रिसिएशन था वो किधर दिखाते थे। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इसमें बनेगा ताकि आप निकाल सको कि आपने मशीन बेचा है कि ख़रीदा है। ठीक है। तो इसके लिए आपको जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे और ये इस पे इसको लेके घबराइएगा मत, क्योंकि देखिए जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ये 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाने के बाद ही क्लियर होता है। ठीक है। ये मत सोचिएगा पहले ही बार में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है देखिए आपको बता दें जनरल चीज़ें। कभी कभी बैलेंस दिया रहता है, कभी कभी डेप्रिसिएशन निकालना होता है, कभी कभी प्रॉफिट ऑन सेल निकालना होता है, कभी कभी सेल प्रोसीड निकालना होता है। ठीक है। तो इसमें सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है। जो भी आपके अलग अलग चीज़ें होती हैं, डेप्रिसिएशन और परचेज और सेल और बैलेंस, इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको आ जाएगा। लेकिन आपके किताब में इतना अच्छा दिया हुआ है कि आपको 2 क्वेश्चन में तो सिखाई दिया है, कि हम तो लग रहा है सारे ही क्वेश्चन में दे दिया। चलिए, तब तो आपको आराम से आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे आपको इसमें खरीद बिक्री करनी है। ठीक है। तो एक बार आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा केस 1 का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। यहाँ तक